सतीश प्रकाश जी, बाई इलेक्शन में बसपा सामान्यता नहीं लड़ती थी, वो मानती थी कि अपनी शक्ति का अपव्यय है, केवल मुख्य चुनाव आम चुनाव में ही उतरेंगे। लेकिन इस बार मायावती जी वक्त से पहले से तैयार हो गई हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, और वो भी एक्टिव दिख रही हैं। जिस ढंग से जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर वो एक्टिव रहती हैं, वहाँ वो एक्टिव दिख रही हैं। और बाकी उन्होंने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप घर घर जाइए और मेरा संदेश लोगों तक बताइए, समझाइए। ऐसी बात चंद्रशेखर रावण भी कह रहे हैं कि भाई हम भी 10 सीटों पर लड़ेंगे और पूरी मुस्तैदी से लड़ेंगे। आपको क्या लग रहा है कि जो दलित वोट बैंक है, इसके चंद्रशेखर अभी तक उनकी पार्टी को क्लेमेंट भले ही न माना जाता हो, लेकिन नगीना जब वो जीत कर आए हैं तो स्वाभाविक परिस्थितियां बदली। जो लोग उनको गंभीरता से नहीं लेते थे वो भी अब गंभीरता से लेने लगे कि भाई हाँ, कुछ तो बंदे में दम है। नगीना जी, और वो नगीना जहां मायावती जी गई, जहां आकाश गए चंद्रशेखर को हराने के लिए, फिर भी जीत गया। तो आपको क्या लगता है, दलित वोट और ये बाई इलेक्शन का समीकरण, ऊंट किस करवट बैठेगा, बसपा की सक्रियता और चंद्रशेखर की सक्रियता? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, भारतीय लोकतंत्र की ये खासियत है कि कोई भी व्यक्ति दल बना सकता है, कोई भी व्यक्ति एक पार्टी खड़ी कर सकता है, एक सामाजिक मूवमेंट खड़ा कर सकता है। सबके लिए पूरा रास्ता है, चाहे उसमें चंद्रशेखर जी हो या बहन जी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या आजाद समाज पार्टी हो। लेकिन एक परिस्थितियां आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश ने पूरे भारत की दलित राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। जब 1 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया आरक्षण को लेकर के, उसके वर्गीकरण को लेकर के, और उसमें जो क्रीमी लेयर की को लेकर के जिस तरह की टिप्पणी करी, और यहाँ पे एक तरफ संविधान बचाने वाले लोग थे और एक तरफ संविधान बचाने वाली बीजेपी थी। चलो, बीजेपी से तो ये उम्मीद की नहीं जा सकती थी, उसके सॉलिसिटर जनरल ने वहां जाकर के इस तरह का वहां तथ्य रखे, कहीं ना कहीं उसको आरक्षण के वर्गीकरण के ऊपर कहीं ना कहीं सहमति जताई। लेकिन ऐसे समय में उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, 2 लड़कों की जोड़ी रही। एक तरफ संविधान उनके हाथ में था, एक तरफ वो कह रहे थे कि संविधान मिटने नहीं देंगे, आरक्षण को हम खत्म नहीं होने देंगे। ऐसी परिस्थितियों में अगर समाजवादी पार्टी की आप देखें तो लगभग समाजवादी पार्टी को ये समझने में, इसके ऊपर प्रतिक्रिया देने में माननीय अखिलेश जी को लगभग 10 दिन लगे। और राहुल गांधी जी ने तो और भी बुरा काम किया। उनके खुद के शासित 2 राज्य तेलंगाना और कर्नाटक के मुख्यमंत्री का ये कहना कि इस निर्णय को सबसे पहले हम अपने राज्य में कहीं ना कहीं लागू करेंगे। तो ऐसे में दलितों को ये लगा कि अगर बीजेपी संविधान बदलेगी तो उस बदले हुए संविधान को अगर सबसे पहले कोई इंप्लीमेंट करेगा तो कहीं ना कहीं कांग्रेस करेगी। और इस विषय के ऊपर जब चारों तरफ कहीं ना कहीं शांति थी, ऐसे समय में बहन जी ने आकर के जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तमाम जो विभिन्न दलों में काम करने वाले लोग हैं, तमाम प्रधानमंत्री जी से भी ये रिक्वेस्ट करी कि आरक्षण एक बहुत भावनात्मक मुद्दा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं व्यवस्था चेंज हुई है। एक छोटी सी बात बता दूं कि जो योगी जी हैं वो एक धार्मिक व्यक्ति हो सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं, उनकी बहुत खासियत हो सकती है, लेकिन एक राजनेता के रूप में कहीं ना कहीं योगी जी फेल हैं। योगी सरकार पूर्णतः फेल है। प्रशासनिक रूप पे आप देखेंगे, देखिए, सरकारें बदलती हैं लेकिन प्रशासनिक लोग नहीं बदलते। कोई भी सरकार हो उसको कहीं ना कहीं प्रशासनिक में लोग वही मिलेंगे, लेकिन प्रशासनिक लोगों का व्यवहार सरकार के नजरिए के ऊपर कहीं ना कहीं निर्भर करता है। जब सरकार चलाने वाले की नियत में ही खोट दिखाई देगा तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था ठीक है सतीश जी, से काम नहीं करती। ठीक, अभी रुकना होगा। मैं अंकुर सक्सेना के पास चलूं, लेकिन एक बात सतीश जी ने एक बात कही अंत में कि योगी सरकार असफल है पूरी तरीके से, तो उनको एक बात बता दूं, सरकार न किसी की कृपा से आती है न किसी की नाराजगी से जाती है। ठीक, यहाँ जितने लोग बैठे उनकी किसी की कृपा से सरकार नहीं आ सकती, और न हम लोग जितने बैठे किसी की नाराजगी से जा सकती है। आवाम की कृपा से ही सरकार आती है, आवाम की नाराजगी से जाती है। एक आंकड़ा बता दूं, अभी ताजा ही है, गोविंद वल्लभ पंत से लेके आज तक उत्तर प्रदेश में जितने भी, विजय भाई आपके भी संज्ञान में रहना चाहिए आंकड़ा, ठीक, क्योंकि तथ्य तो हमारी आपकी नाराजगी की परवाह नहीं करते ना। नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, मान लो यशवंत सिंह साहब को ये अच्छा ना लगे तो क्या बदल देगा? नहीं ना। वैसे ही तथ्य सबके लिए है महत्वपूर्ण।
पंत जी से लेके और आज तक सतीश जी, उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहने का कीर्तिमान योगी आदित्यनाथ के पास हो गया, ठीक। और उनसे ठीक पीछे है डॉक्टर संपूर्णानंद वर्मा कांग्रेस के, ठीक। एक तो ये समझ लीजिए बहन जी 4 बार रही, लेकिन वो बात नहीं। मुलायम सिंह जी 3 बार रहे, अखिलेश बाबू रहे, लेकिन वो बात नहीं, ठीक। 8 बार 15 अगस्त पर ध्वज किसी मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में नहीं फहराया। और ये जबरिया नहीं है कि नहीं आज घर से निकले बोले गुड्डू राइफल ले आज हम फहराएंगे झंडा। देखें ऐसा तो होता नहीं। जनता आपको चुनेगी तभी आप ऐसा काम करेंगे। मेरे लिए लोकतंत्र में सबसे बड़ी टिप्पणी जनता की है। क्या कोई सरकार में खुद आके रह लेगा? बोले नहीं आज मेरा मन है, इस बार मन नहीं भरा, अब दोबारा एक बार और बैठेंगे, ऐसा तो है नहीं। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जिनको आप ये मानते हैं कि वो सफल सरकारें रही, सफल मुख्यमंत्री रहे, तो उनको तो जनता ने दोबारा मौका नहीं दिया। 38 साल तक उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री को जनता ने दोबारा मौका नहीं दिया। निरंतरता में किसी को नहीं दिया, नरेंद्र तिवारी से लेकर मायावती तक। इसका मतलब उनका कार्यकाल वैसा नहीं लगा उसको कि इनको दोबारा एक्सटेंड करें, इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करें। लेकिन योगी का तो किया ना मित्र। इस सत्य को तो मानना पड़ेगा। खैर अंकुर साहब जी, आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? सुना आप भी 2 सीटें मांग रहे हैं, और उधर से वो कह रहे हैं संजय निषाद कि हम तो 2 पे लड़ेंगे ही लड़ेंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। देखिए तो फिर संजय एसएन जी सिंह के पास की तो 6 सीटें बची जी। नहीं, हम देखिए संजय जी ने जो विचार व्यक्त किया वो उनका व्यक्तिगत विचार है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जी। जहां तक राष्ट्रीय लोकदल के स्टैंड का सवाल है तो निश्चित रूप से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने भी ये बात स्पष्ट कर दी है, और मैं पुनः आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से ये बात को स्पष्ट कर रहा हूँ कि राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के घटक दल के रूप में 10 की 10 विधानसभा की उपचुनाव सीटों पर जब चुनाव होगा तो लड़ेगा। ये बात अलग है कि जहां पर हमारी पार्टी का सिंबल रहेगा वहां पर हम लोग अपनी पार्टी का करेंगे, बाकी अदर सीट्स में हम लोग जितने भी घटक दल के रूप में जो हमारे सहयोगी दल है उनका समर्थन भी करेंगे और अपने प्रत्याशियों को जिताएंगे। हमारा मेन मकसद है उत्तर प्रदेश की जो होने वाली विधानसभा की उपचुनाव सीटें हैं, उसमें अभी मैं आपके सम्मानित चैनल पे समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि महोदय की बात सुन रहा था, और माननीय अखिलेश यादव जी के विचार जो आपके सम्मानित चैनल पे जिस पर टिप्पणी हो रही थी। देखिए मैं सिर्फ समाजवादी पार्टी को ये मैसेज देना चाहता हूँ, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ आस करो और कुछ आस करो। लेकिन आस भी वहां किया जाता है जहां पर मन में ये विश्वास हो कि हमारी आस का परिणाम सकारात्मक होगा। इनने आम जनमानस के लिए कुछ किया नहीं है, तो इसलिए इनकी आस और आशा दोनों आज समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अब इनने केवल सरकार के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाने की जो अपनी राजनीति को चालू किया है, माननीय अखिलेश यादव जी का अधिकारियों को लेकर जो आज का बयान आया वो भी उसी की कड़ी में एक आगे जुड़ती हुई कड़ी है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी, और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि अब उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पे टिप्पणी कर रहे हैं। आज की डेट में तो इनकी जो कांग्रेस है वो 6 सीटों पे प्रभारी घोषित कर चुकी है, तो क्या समाजवादी पार्टी मात्र 4 विधानसभा उपचुनाव सीटों पर लड़ेगी? तो इसका मतलब है अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो वास्तविक राह है, जो वास्तविक चेहरा है, वो आम जनमानस के समक्ष परिदृश्यत हो रहा है ना। आम जनमानस को ये बात नजर आ रही है कि इनका जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात कही थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है ये एक तरीके से ठगबंधन के रूप में आम जनमानस के पास केवल लोकसभा चुनाव के हेतु आया है। अब देखिए विधानसभा उपचुनाव में यह हालत हो रही है, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। आप निरंतर इस बात को देख रहे होंगे, अभी जो रोजगार मेले लग रहे हैं, तो रोजगार किसी भी प्रदेश की आधारशिला होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, बट रोजगार अगर नहीं अवेलेबल होगा तो आम जनमानस के बीच में मैसेज नहीं जाता है। तो रोजगार को देना योगी जी का प्राथमिक उद्देश्यों में एक है, और कहीं ना कहीं ये रोजगार मेले उसी उद्देश्य की परिणति के रूप में आम जनमानस के समक्ष आ रहे हैं। जी ठीक, राठी जी आ रहे हैं। एक सवाल खड़ा होता है राठी जी, आप पीडीए की थ्योरी को लेकर आए और आपने लोकसभा चुनाव में अपने शानदार परिणाम को ये कहा कि ये पीडीए की थ्योरी की देन है, पीडीओ को उसका क्रेडिट दिया, अखिलेश जी को दिया व्यक्ति के तौर पर, और विचार के तौर पर कहा पीडीए का है मामला।
अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ आजमगढ़ में गए थे धर्मेंद्र यादव, उनकी मौजूदगी में धैतेरे की हो गई। एक वो नफीस अहमद, क्या नाम है उनका, मुस्लिम में मिले आपके, वो बोले हमको बोलने नहीं दे रहे क्योंकि हम मुसलमान हैं। और इतना उनने कहा, फिर झमाझम हो लिया गुत्तम गुत्ता। क्या आपका जो दो बड़े पिलर थे एम और वाई, क्या उनमें कहीं कोई टकराव हो रहा है? एम को लग रहा है कि हमारा हिस्सा वाई के तरफ जा रहा है, ऐसा कुछ है? क्योंकि आजमगढ़ की घटना ने एक इस नैरेटिव को हवा दी है। नहीं अमिताभ जी, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। कहीं छोटे मोटे अगर कोई बात हो गई अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, छोटी बात नहीं। आज धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में आपके विधायक ने कहा कि मैं मुस्लिम हूं इसलिए मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी में सबका, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, सबका सम्मान बराबर है और उस चीज को समाजवादी पार्टी लेके चलती है। और अच्छा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आप भी यही नारा ले आए। एक पहले देखिए, मैं एक बात बता दूं, बड़ी देर से मेरे मन में है जी। मैं आज जिस जगह बैठा हूं, किस्मत से ये सिवाल खास है, जो राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ बोलते थे जिसे, उस विधानसभा में हूं। और जब ये राष्ट्रीय लोकदल वाले बोलते हैं तो इन पे हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। बस जब जिस समय बोलते हैं सामने, तो हमें वो बातें ध्यान आती है कुछ महीने पहले जब ये भारतीय जनता पार्टी का अगेंस्ट बोलते थे। तो जैसे बोलते रहते हैं हम उसको दिमाग में सोचते रहते हैं, इसलिए हमें हंसी आ जाती है। दूसरी चीज मैं बता दूं, आदरणीय जयंत चौधरी जी हमारे भाई हैं और हमेशा रहेंगे, और अभी 2027 में वो आ भी जाएंगे, तो इनके ऊपर कोई टिप्पणी करना बेकार है। प्रवक्ता इनके बोलते रहते। मैं एक बार भारतीय जनता पार्टी वालों की बात का जवाब दे दूं। आपने देखा होगा जब एसएन सिंह साहब बोल रहे थे जी, तो तब आपने देखा होगा एक ऐसी पिक्चर लग रही थी जैसे टीवी पे चलती है, 2 करोड़ रोजगार, इतनी फैक्ट्रियां, मतलब मुझे लगा कि मैं कौन से देश में चला गया। और एक बार को फिर जब वो नींद टूटी, जब ये चुप हुए, तब लगा कि पेपर लीक, रोजगार, भर्ती, इन्हीं के लोग रिपोर्ट दे रहे हैं, विधायक सांसद, कि हाँ पेपर लीक और भर्ती, बेरोजगारी ये मुद्दा था, लेकिन सबने मान लिया। अब लेकिन एसएन सिंह साहब अभी नहीं मान पाए कि हाँ बेरोजगारी कोई मुद्दा है। तो मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से कहूंगा, जितने भी युवा इस समय यहाँ देश के लोग देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी भी ये नहीं मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी, कि बेरोजगारी या पेपर लीक कोई मुद्दा, एक बात। और दूसरी ये, जब इन्होंने आलू प्याज की बात की कि समाजवादी पार्टी गठबंधन आलू प्याज की बात करता, देखिए सिंबॉलिक तौर पे आलू और प्याज जो है वो हम जैसे गरीबों का खाना होता। अगर कुछ भी नहीं है घर में तो रोटी प्याज से खा ली या आलू से खा लिया। मतलब गरीबों का ऐसे मजाक उड़ाना टीवी पे बैठ करके कि यार आलू प्याज की बात करते हो। भाई पनीर आप खाते हैं और प्याज तो चलो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला ताई प्याज नहीं खाती, हम जैसे लोग तो खा लेते। गरीबों का खाना है, टीवी पे बैठ के क्या गरीबों का मजाक उड़ाओगे आप? क्या पनीर खाएंगे? पनीर गरीब की जनता जो है वो खा लेगी क्या? आप दिल्ली वाले और लखनऊ वाले तो खा सकते हैं। हो सकता है मुख्यमंत्री जी हमारे मेवा खाते हो, बादाम खाते हो, काजू खाते हो, कुछ शायद आपको भी हाथ लग जाता हो, लेकिन क्या गरीबों का मजाक उड़ाओगे? और इसी मजाक के कारण आप लोगों को ये नतीजे देखो भैया विजय राठी, एक मिनट रुको, पहले वो जो वीडियो, अरे रुको भाई, जो चित्र चल रहा है उसको देख लो। ये नफीस अहमद विधायक है, उसकी तरह भाव मुद्रा देखो कैसे ललकार रहा है, देख लो। नहीं हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल और आप कुछ नहीं, देख लो। नहीं, हम उन चीजों को सही कर लेते हैं अमिताभ जी, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लेकिन हम सबका करते हैं, यही समीकरण था जो हमें जिता करके लेके। एक और मैं लास्ट बात बोल दूं, देखिए हम झूठ नहीं बोलेंगे। अगर ये चुनाव से पहले 70,000, 80,000, 1 लाख रोजगार देना चाहते हैं तो हम तो उसका स्वागत करेंगे। हम चाहते हैं लोगों को रोजगार, हम आलोचना करने वाले नहीं कि अगर रोजगार दे रहे उस पर भी आलोचना करें। आप हमसे अच्छा काम करिए और जीत लीजिए, हमें दिक्कत नहीं है। हमें अपना उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार चाहिए। एसएन सिंह जी धन्यवाद जी, ठीक बात। देखो कि कौन काजू खाता है, कौन रोटी खाता, कौन बाजरे की रोटी खाता, कौन मक्के की रोटी खाता, इस पर टिप्पणी मुझसे बचो, है ना, क्योंकि सच्चाई बड़ी कड़वी है। क्या जो नेता हो गया भैया, सबके लिए कह रहा हूं, क्या हमने अधिकांश नेताओं का नाश्ता देखा है, खाना देखा है विजय राठी जी, क्या इसलिए उन पर टिप्पणी ना किया करो, छोड़ दो। सबका जलवा जलाल वही है, इसलिए ठीक है। हाँ।